आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले और विषय पर आने से पहले आज हम अपने एक बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार और हिंदी प्रेमी, बहुत बड़े हिंदी प्रेमी श्री कैलाश बुधवार जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। इनका देहांत कल या परसों में हो गया और बेहद दुखद स्थिति हम सभी हिंदी प्रेमी और हिंदी साहित्य से जुड़े हुए लोगों के लिए, और अन्य भी वो लोग जो उनके आत्मीय उनको जानते थे, वे जानते हैं कि कितना बड़ा व्यक्तित्व थे कैलाश बुधवार जी। उनको हम अपनी सादर श्रद्धांजलि से आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। इसलिए मैं श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे श्री कैलाश बुधवार जी को पहले श्रद्धांजलि दें, फिर अनिल जी कुछ कहेंगे उनके बारे में और तब हम फिर आज के कार्यक्रम पर आएंगे। तो मैं श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। हम सब के लिए यह शोक का समय है कि जब हमारे पत्रकारिता क्षेत्र के भीष्म पितामह और बीबीसी हिंदी सेवा के पहले भारतीय प्रोड्यूसर, और कदाचित वो पहले प्रोड्यूसर थे जो तमिल और हिंदी दोनों भाषाओं के किसी भारतीय को प्रोड्यूसर बनाया गया था, और उनका देहांत हो गया। मैं पिछले कुछ वर्षों से उनके साथ बहुत गहनता से जुड़ा रहा, और उनकी एक पुस्तक है लंदन से पत्र, और वो पुस्तक मेरे आग्रह से ही उसको हमने प्रकाशित भी करवाया। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि उसकी जब हम आवाज सुनते हैं कैलाश जी की, कभी वो फोन करते थे तो ऐसा लगता था कि वो बीबीसी से ही बोल रहे हैं। तो मैंने उनसे आग्रह पूर्वक इसकी कुछ ऑडियो फाइल्स भी मंगवाई। तो मुझे ऐसा लगा कि इन ऑडियो फाइल्स को हमें एक तरह से संजोना होगा और अगली पीढ़ी को, जिसे हम बताएं कि जो हिंदी का सौष्ठव क्या होता है, उसका एक परिचय देने के लिए हम इसका उपयोग कर पाएंगे। तो एक संकल्प हम कुछ मित्र आपस में कर रहे हैं कि हम लंदन से पत्र की ई बुक के रूप में उसको प्रकाशित करवाएं और उसको फिर हम उसकी आवाज के साथ उसको जानें ताकि उसका पूरा उपयोग हो सके। वैसे आपको पता ही है कि कैलाश जी 1932 में उनका जन्म हुआ था कानपुर में, और फिर वो शिक्षा उनकी मथुरा में हुई, लेकिन उसके बाद फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया और प्रशिक्षण उन्होंने इंस्टीट्यूट पूना, आकाशवाणी से फिल्म रेडियो प्रसारण निर्देशन हर चीज का प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया, और शुरू में पढ़ाते रहे और अध्यापन से उन्होंने अपने जीवन की यात्रा आरंभ की। और नाटक में उनकी बड़ी गहरी रुचि थी। पृथ्वीराज कपूर जी के साथ एक नाटक था गद्दार, जिसमें उन्होंने स्वयं उसकी भूमिका भी की थी, और आपने देखा होगा उनकी आवाज में जो एक नाटक की ओज है वो भी दिखाई पड़ता है। तो हम सब के लिए आज ये शोक का दिवस है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे उनके परिवार से मैं बात कर रहा था कि वो बड़ी सहजता के साथ, बड़ी शांति पूर्वक उन्होंने अपना प्राण छोड़े हैं। तो मैं अपने पूरे हिंदी परिवार की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूं, और हम आशा करते हैं कि जो छोड़ा हुआ उनका कार्य है, खासतौर पर हमने संकल्प किया है, आप सबके सहयोग से उस संकल्प को भी हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। अनिल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, धन्यवाद चाल्या जी। और विजय जी ने बहुत अच्छे तरीके से उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके योगदान के बारे में बताया। वास्तव में ये केवल ब्रिटेन का नहीं बल्कि हिंदी पत्रकारिता का बहुत बड़ी क्षति है। वो एक लेजेंड थे जिनको हमेशा खासतौर से हिंदी पत्रकारिता जो विदेशों की जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं उसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। मेरा सौभाग्य है कि मैं जब 5 वर्षों के लिए ब्रिटेन में था तो उनसे मिलने का बहुत अवसर मिला, और हिंदी के लिए भी उनके मन में बड़ी बहुत ही प्रतिबद्धता थी, लगाव था। कल भी विजय राणा जी बता रहे थे कि बीबीसी की 42 भाषाओं में प्रसारण होते थे, तो उनका ये कहना होता था कि अंग्रेजी के बाद
अगर किसी भाषा में सबसे ज्यादा अगर श्रोता होने चाहिए तो वो हिंदी में ही होने चाहिए, और उसके लिए वो अंत तक प्रयास किया उन्होंने। और उनके पास से इतने बड़े बड़े पत्रकार जो भारत में हमें दिखाई देते हैं, चाहे किसी भी चैनल पर चले जाएं तो पता चलेगा कि उनकी सबकी ट्रेनिंग जो है वो कैलाश जी के द्वारा हुई। तो बहुत ही एक बड़ी प्रतिभा हमने हिंदी समाज ने खोई है, परंतु हम उसको विरासत को संजोए जैसा कि विजय जी ने कहा है, और हम उनके ऊपर कोई बड़ा कार्यक्रम भी पूरा उन्हीं को समर्पित कार्यक्रम जरूर करना चाहेंगे वातायन से मिलकर। और भी जिस प्रकार से दिव्या जी भी इस कार्यक्रम में है, कल वातायन में भी उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो हम लोग ऐसे महान आत्मा को, जिसने हिंदी की पत्रकारिता में, हम कहें कि हिंदी पत्रकारिता को ग्लोब में, पूरे विश्व में पहुंचाया, एक जगह बनाई, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जी चलिए। बहुत धन्यवाद अनिल जी। जैसा आपने कहा, सही बात कि जब अगर हमारी नींव मजबूत होती है तभी हमारी इमारत भी खड़े होने की साहस कर पाते हैं, हम रख पाते हैं, उसकी आगे की मंजिलें रख पाते हैं। और कैलाश बुधवार जी जैसे लोग जो भीष्म पितामह हैं हमारी पत्रकारिता के और हिंदी के, उन्हीं के बनाए हुए नींव पर हम आज के जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, और आज का जो जैसा कार्यक्रम आज के समय में चल रहे हैं, वो सब कार्यक्रम उन्हीं लोगों के कारण हम आगे बढ़ा पा रहे हैं, जो नींव में अपना खून पसीना उन्होंने हिंदी के लिए, भाषा के लिए, संस्कृति के लिए दिया है। कहीं से बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, देख लीजिएगा। आप लोग अपना अपना माइक अनम्यूट कर लें सभी लोग। तो आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं, और उनको याद करते हुए, आदरणीय बुधवार जी को याद करते हुए, आज का विषय भी उन्हीं के जैसा विषय है, विदेश में हिंदी मीडिया। ये हमारा आज का विषय है। इसमें हमने 4 विषय लिए हैं, जिनके बारे में हमें हमारे जो प्रस्तावना करने वाले और संचालन करने वाले डॉक्टर जवाहर कर्नावत जी बताएंगे। इस कार्यक्रम में आप सभी लोग जो उपस्थित हैं आज इस समय, मैं उन सभी का बहुत स्वागत करती हूँ, और बाद में ये कार्यक्रम रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी चलेगा। मीडिया दरअसल जनता का आपस में संवाद स्थापित करने का एक बड़ा माध्यम है। कविता या साहित्य अगर स्व से सर्व तक की यात्रा करता है, तो मीडिया सर्व से सर्व तक, एक कोने में बैठे हुए व्यक्ति को दूसरे कोने में बैठे हुए व्यक्ति के पास खबर पहुंचाने का काम करता है। ये वो डाकिया है जो एक खबर दूसरे तक ले जाता है, बताता है, समझाता है। और आज के समय में जबकि हमारी तकनीक इतनी अधिक बढ़ गई है, तब मीडिया के अनेक रूप हमें दिखाई दे रहे हैं। विदेशों में हिंदी मीडिया की उपस्थिति बहुत ही अधिक आवश्यक भी है और अच्छी भी है। रेडियो के माध्यम से, टीवी कार्यक्रम, ब्लॉग, इंटरनेट पत्रिकाओं के माध्यम से बहुत कुछ आपस में बातचीत शुरू हुई है। बहुत कुछ काम हो रहा है और काम होने की आवश्यकता है। तो मुझे खुशी है कि इस विषय पर प्रस्तावना रखने के लिए और संचालन करने के लिए डॉक्टर जवाहर कर्नावत यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि विदेशों में हिंदी मीडिया पर बेहद लगन से, बेहद मेहनत से, बेहद समर्पण से पिछले 20 सालों से या 25 सालों से वो बराबर काम कर रहे हैं। और उन्होंने इतनी अधिक मेहनत और प्रयास करके 25 देशों की हिंदी पत्रकारिता के पूरे इतिहास को संजोया है। उनके बारे में जब मैं ज्यादा विस्तार से पढ़ रही थी तो देखकर इतनी हैरान हुई कि उन्होंने 117 वर्षों के विदेशों में हिंदी मीडिया के कार्यों को, पत्रिकाओं को, कौन सा पत्र कब निकला, कैसे निकला, कहाँ से निकला, किसने निकाला, उन सब चीजों की जानकारी ही नहीं, उन्होंने उन पत्रिकाओं के पहले प्रारूप को भी अपने पास संजो के रखा। विदेशों में यात्राएं करी, अनेक देशों में उन्होंने यात्राएं करी हैं, दक्षिण भारत से लेकर दक्षिण यूरोप से लेकर के, दक्षिण अफ्रीका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, और सब जगह उन्होंने यात्राएं करके पत्र पत्रिकाओं के प्रारूप संजोए हैं। और उनको बाद में उनके इस कार्य के लिए
क्योंकि ये एक ऐसा महान काम, इतना विशिष्ट काम और इतना मेहनत और लगन वाला काम है कि अभी तक किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया है। क्योंकि उनके कामों को देखते हुए भारतीय सरकार ने जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, सादर आमंत्रित भी किया है और वहां पर उन्हें इन पत्रिकाओं का एक कोना लगाने के लिए, उनके प्रदर्शनी लगाने के लिए भी उन्हें सादर आमंत्रित किया है। आप लोग में से जिनको भी वो खुला हुआ है ना, अपना जो माइक्रोफोन जिसे आप कर लीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो इतना सुंदर काम उन्होंने किया है। वो एक, जैसे जो हम बात कर रहे थे कि कैलाश बुधवार जी की जो धरोहर है वो हमें अगली पीढ़ी को देनी है, ठीक उसी तरह से जवाहर कर्नावट जी भी एक बड़ी विरासत जो पिछले 117 सालों से हमारे पूर्वजों ने, कहना चाहिए हमारे बाबा लोग जिन्होंने की हिंदी साहित्य की लिए इतने काम किए हैं, उनकी उस धरोहर को संजोने का काम कर्नावट जी कर रहे हैं, किया है और आगे भी करने वाले हैं। मैं जानती हूँ वो एमकॉम, एमए, पीएचडी, पीजी डिप्लोमा उन्होंने जर्नलिज्म में किया और आजकल वो मध्य प्रदेश हिंदी न्यास के निदेशक भी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की कॉर्पोरेट कार्यालय से मुंबई से वो महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं और हिंदी भवन न्यास के, जैसे मैंने आपसे कहा कि हिंदी भवन न्यास के वो इस समय मानद निदेशक भी हैं, जिनके संचालन में बहुत से काम हो रहे हैं। और आज की यह जो हमारी सभा है वह भी उनके संचालन में प्रारंभ होगी और मैं जानती हूँ कि वो वक्ताओं को बुलाते हुए, क्योंकि हमारे आज के चारों वक्ता भी अपने क्षेत्रों में बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार भी हैं और पत्रकार भी हैं, उनकी मेहनत और लगन से जो आज 4 देशों में हमारे हिंदी मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, उनके बारे में जवाहर जी बताएंगे। पर जवाहर जी अपने भी ज्ञान को, अपने भी रोचक जानकारी को बीच बीच में बताते चलेंगे और इससे हम सभी का बहुत अधिक लाभ होगा। मैं आशा करती हूँ कि बाद में हमें जवाहर कर्नावट जी का जो अमूल्य और दुर्लभ संग्रहालय है पत्र पत्रिकाओं का, वो भी हमें कभी ना कभी अवश्य देखने को, उसकी झांकी हमें देखने को मिलेगी और हम सभी लोग जान करके प्रसन्न हो जाएंगे कि 1903 की जो दक्षिण अफ्रीका में ओपिनियन निकलता था उसकी प्रति भी उनके पास है, जिसमें कि महात्मा गांधी ने स्वयं लिखा था। तो इस प्रकार की जो अमूल्य दुर्लभ सामग्री कर्नावट जी के पास है, उस सबको भी हमें देखने का सौभाग्य कभी ना कभी मिलेगा। भूमिका को यही विराम देते हुए बेहद प्रसन्नता और आनंद और खुशी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ जवाहर कर्नावट जी को आगे के कार्यक्रम को संभालने के लिए। धन्यवाद शैलजा जी, आपने बहुत कुछ कह दिया। मेरे कई गुरुजन, कई मित्र, सबको मैं यहाँ पर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और विषय बहुत रोचक है और व्यापक है और चारों जो हमारे वक्ता हैं वो भी अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने हिंदी मीडिया के लिए बहुत काम किया है, अलग अलग देशों से हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। जब हम विदेश की हिंदी पत्रकारिता के परिदृश्य को देखते हैं तो मुझे उसके 3 भाग नजर आते हैं। पहली वो पत्रकारिता है जो जिसे हम कहते हैं गिरमिटिया लोग जिन देशों में गए थे वहां पर हिंदी पत्रकारिता शुरू हुई। दूसरा हमारा वो दौर है जब 1960 के बाद हमारे लोग अमेरिका, यूरोप या दूसरे आधुनिक देशों में गए, वहां पर हमारी शुरुआत हुई। और तीसरा जो दौर अभी चल रहा है वो नेट पत्रिका या ऑनलाइन पत्रिकाओं का चल रहा है। लेकिन उसके साथ ही जो गिरमिटिया देशों में पत्रकारिता शुरू हुई उसमें हालांकि एक संदर्भ हमें मिलता है कि काला काकर के महाराजा ने लंदन से हिंदुस्तान पत्र निकाला था। हमने उसके बारे में बहुत सारे तथ्य एकत्रित किए लेकिन वो पत्र हमें नहीं मिल सका, न देखने को मिला। लेकिन जो पहला संदर्भ हमें मिलता है वो दक्षिण अफ्रीका का इंडियन ओपिनियन का मिलता है जो 1903 में गांधी जी ने निकाला था। और सबसे बड़ी विशेषता ये कि वो 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। वो हिंदी में भी, तमिल में भी, गुजराती में भी और अंग्रेजी में। लगभग 8 पृष्ठ होते थे और 2-2 पृष्ठ उनको देते थे। तो एक तरह से मेरे पास जो हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत वो वहां से हमें देखने को मिलती है। और उसके बाद 1909 में मॉरिशस में डॉक्टर मणिलाल ने हिंदुस्तान निकाला और फिजी, मॉरिशस, इन देशों में खासकर 2 ऐसे देश हैं जहां पर फिजी और मॉरिशस जहां पर हिंदी पत्रकारिता की बड़ी सुदृढ़ परंपरा रही और आज भी किसी न किसी रूप में वो चल रही है। तो इस प्रकार ये जो गिरमिटिया देशों की पत्रकारिता है वो हम गयाना में देखते हैं, सुरीनाम में देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में देखते हैं, फिजी, मॉरिशस में। हालांकि वो जो पत्रिकाओं का दौर था 50 पत्रिकाएं निकली
लेकिन मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं कि अगर किसी भी भारतीय ने या वहां के व्यक्ति ने अगर 1 साल या 2 साल भी पत्रिका निकालने का अगर साहस किया है तो उसके मन में वो जज्बा था हिंदी के प्रति। और अभी जब मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ तो आपने देखा होगा कि दुर्गा पत्रिका की हस्तलिखित जो 3 वॉल्यूम 3 खंड जारी हुए, उसमें किस तरह 1935 से 19 तक दुर्गा पत्रिका हस्तलिखित निकाली जाती थी। हाथ से लिखा, एक व्यक्ति जो है हाथ से लिखता था। 60 प्रश्न, मेरे पास वो अंक भी अलग अलग अंक में मॉरिशस से लेकर आया था। 60 प्रश्नों की आप कल्पना कीजिए हाथ से लिखकर जाती थी, और उसके बाद एक एक व्यक्ति के पास वो पत्रिका पढ़ने के लिए जाती थी और संपादक के पास वापस आती थी। तो ये जज्बा वहां था। और यदि हम देखते हैं उसके बाद, ये तो खैर हमने गिरमिटिया देशों की बात की, लेकिन मैं देखता हूं जो कैलाश बुधवार जी को हमने श्रद्धांजलि, ब्रिटेन से भी जो प्रवासिनी पत्रिका निकली थी वो हस्तलिखित निकली थी। मेरे पास अंक है, उषा राजे जी ने मुझे उपलब्ध कराया। तो वो जो ये दूसरा दौर है, ये दूसरा दौर भी मुद्रित पत्रिकाओं का हमारे सामने है। लेकिन इसके अलावा एक बीच का बहुत अंतराल रहा, वो भी हम देखें तो जब अमेरिका में गदर पार्टी बनी थी तो लाला हरदयाल ने जो गदर पार्टी थी, तो गदर अखबार हिंदी में भी वहां से प्रकाशित हुआ था। ये बहुत बड़ी बात है, और करीबन 6 भाषाओं में गदर अखबार निकला वहां पर। और इसके अलावा जो गदर प्रेस था सैन फ्रांसिस्को में, वहां से हिंदी के कितने प्रकाशन, गदरी रिसाला प्रकाशित होता था। अंकों की गवाही, गदरी रिसाला में देशभक्ति के गीत हाथ से लिखकर कई देशों में भेजे जाते थे। इसके अलावा यदि आप संदर्भ के रूप में लें तो वहां से अंकों की गवाही, अंग्रेजों किस तरह भारत को लूट रहे, इस तरह ये बहुत काम वहां पर हुआ। और एक संदर्भ जो हमें मिलता है ब्रिटेन से भी, मैं जब ब्रिटिश लाइब्रेरी में लंदन में 1 सप्ताह इस काम के लिए बैठा तो वहां पर मुझे एक अखबार देखने को मिला, लंदन से निकलता था, तस्वीरी अखबार। उसमें सिर्फ तस्वीरें छपती थी, लेकिन उसके साथ उसमें विवरण तमिल में छपता था, हिंदी में छपता था, उर्दू में छपता था और अंग्रेजी में छपता था। तो इस प्रकार ये इतिहास विश्व हिंदी पत्रकारिता का बहुत एक अलग अलग देशों का इतिहास है। उसमें एशिया है, जापान से अगर हम देखें तो ज्वालामुखी पत्रिका केवल जापानी लोग निकालते थे। ये श्रीलंका, चीन, सिंगापुर, कुवैत, नेपाल, ये सब देश हैं, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन। उसके बाद अगर मैं एक संदर्भ और देना चाहता हूँ, हंगरी से एक दीन पत्रिका हस्तलिखित निकलती थी। आप बताइए, हस्तलिखित कविताओं की दीन पत्रिका निकलती थी। ऐसे ऐसे संदर्भ हैं। अमेरिका में जो संदर्भ दिया, मुझे याद है विश्वा पत्रिका जब शुरू हुई तो 1980 में हस्तलिखित निकली थी, उसका अंक भी अभी मुझे प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमारे रोहित भाई यहाँ पर है, न्यूजीलैंड से हिंदी पत्रकारिता, ऑस्ट्रेलिया से, फिजी से। तो ये सब संदर्भ मैंने देने का प्रयास किया। और फिजी से जो हमारा शांति दूत 1935 से लगातार साप्ताहिक निकलता है, एक बहुत बड़ी बात है कि एक साप्ताहिक समाचार पत्र किसी देश से लगातार हिंदी में निकले। देवनागरी में निकलता था, अब वहां पर कुछ प्रस्त रोमन में भी छपने लगे हैं। तो इस प्रकार ये बहुत व्यापक परिदृश्य हमारी विदेश में हिंदी मीडिया का है। और इसके साथ रेडियो और टेलीविजन का भी विकास बहुत व्यापक रूप से 1980 के बाद हुआ है। तो मैं हमारे इन चारों वक्ताओं का बहुत स्वागत करता हूं। और मैं वक्ता को आमंत्रित करने के पहले उनका थोड़ा सा परिचय भी देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि रोहित कुमार हैप्पी हमारे बीच आए, जो न्यूजीलैंड से हैं और भारत दर्शन के नाम से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पहले वो पत्रिका मुद्रित रूप में निकलती थी, और जैसा कि वो इंटरनेट पे आने वाली पहली हिंदी पत्रिका है। और मैंने खुद देखा है, मैं न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में उनके घर भी गया हूं, बल्कि उन्होंने 2 दिन मुझे अपने पास रखा। कितना काम वो हिंदी के लिए करते हैं, ये मैंने साक्षात वहां पर देखा है कि इस पत्रिका के लिए कितना काम करते हैं, हिंदी के लिए कितना काम करते हैं। और मुझे याद आ रहा है विश्व हिंदी सम्मेलन में जब मेरी प्रदर्शनी लगनी थी तो मेरे सारे बैनर रोहित जी ने स्वयं न्यूजीलैंड से बनाकर मुझे भारत भेजे थे, और मैंने फिर उसको प्रिंट मॉरिशस में कराए थे। तो इतने जो समर्पित व्यक्तित्व हैं हिंदी के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, ऐसे रोहित हैप्पी जी का मैं स्वागत करता हूं। और उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वे आज जो हमारा विषय है विदेश में हिंदी मीडिया, उस पर अपनी बात रखें, अपना व्यवहारिक अनुभव बताएं। श्री रोहित भाई हैप्पी, श्री रोहित कुमार हैप्पी। रोहित जी शायद ऑफलाइन हो गए हैं। रोहित जी है नहीं, अभी नहीं है। चलिए हम उनको कोई बात नहीं। उसके बाद मेरे ख्याल से अनीता बराड़ जी हमारे साथ मौजूद होंगी। जी अनीता जी हैं। अनीता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें।
अनीता बराड़ जी का मैं इस रोहित जी जुड़ गए हैं, दिख रहे हैं। रोहित जी से मेरा निवेदन है, रोहित जी आप आ चुके हैं। कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम है शायद उनकी तरफ। रोहित जी तो हमारे निष्णात हैं प्रौद्योगिकी में भी। नहीं सर, इंटरनेट अगर काम ना करे तो अपने हाथ में कुछ नहीं रहता। हाँ नहीं, वो बात भी सही है। अनीता बराड़ जी अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं अपने आप को, आप उन्हें अनम्यूट कर दीजिए। मैं अनीता जी को आमंत्रित कर लेता हूँ। रोहित सर आ गए, रोहित साहब देख रहे हैं आप? आ गए? हाँ आ गए। रोहित जी आवाज नहीं आ रही उनकी। नरेश जी आप अनम्यूट कर दीजिए वक्ता। नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं? बाजार वाला। हाँ आवाज आई रोहित साहब की। हाँ रोहित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ रोहित जी, मैंने आज के इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत शैलजा जी ने की और मैंने कुछ भूमिका रखने के बाद आपका परिचय भी विस्तार से दे दिया है कि आपने कितना जबरदस्त काम हिंदी मीडिया के क्षेत्र में किया है। मैं सुन पा रहा था आपको, धन्यवाद। अच्छा, तो अब मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी बात शुरू करें रोहित कुमार हैप्पी जी। जी हाँ, एक और भी बात जान लें, हैप्पी जी इन दिनों प्रौद्योगिकी हिंदी नाम से एक मंच भी चलाते हैं इंटरनेट। धन्यवाद मल्होत्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मल्होत्रा जी साथ है अनिल जी। सबसे पहले तो मैं आपको वेब पत्रकारिता की थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता देना चाहूंगा, क्योंकि जब भारत में और संपूर्ण विश्व में जब हम लोग शोध करते हैं तो एक चीज बड़ी खलती है कि हम कथ्यों को तथ्य समझ बैठते हैं, और तथ्य जो हैं वो खोजने पड़ते हैं, जबकि कथ्य सरल सुलभ हैं। तो कोई व्यक्ति जो खासकर विशेषता जो शोधार्थी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो यदि पत्रकारिता का उद्धार चाहते हैं आज के दौर में, तो हमें कथ्यों को छोड़ तथ्यों पर ध्यान देना होगा। और जब वेब पत्रकारिता की बात करते हैं तो घई साहब हमारे बीच हैं, बड़े पुराने उस समय से हैं, तब से मैं परिचित हूँ सुमन घई जी से। तो सबसे पहला जो 1996 में हमने भारत दर्शन आरंभ किया, मुद्रित संस्करण इसका, और 97 में 1997 में भारत दर्शन जो है वेब का सबसे पहला हिंदी प्रकाशन इंटरनेट पे बना। और उसके बाद 1999 में अमेरिका से बोलोजी निकलती थी, जिसका संपादन करते थे राजेंद्र कृष्ण, और उनके साथ पूर्णिमा जी जो है संपादन करती थी और प्रकाशन करते थे राजेंद्र कृष्ण जी, और मूल रूप से संपादन भी वे करते थे। और उसके बाद तीसरा प्रकाशन जो आया वो स्वयं पूर्णिमा वर्मन जी का अभिव्यक्ति 2000 में शारजाह से जो है उसका प्रकाशन आरंभ हुआ। तो इस तरह से वेब पत्रकारिता, आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि वेब पत्रकारिता और खासकर साहित्यिक पत्रकारिता जो है वो वेब की, वो भारत से ना आके विदेशों से आई। जैसा कि आप देखते हैं कि सबसे पहले न्यूजीलैंड से भारत दर्शन शुरू हुआ, फिर बोलोजी अमेरिका से, और फिर पूर्णिमा वर्मन जी की अभिव्यक्ति। और उसका एक खास कारण था कि विदेशों से क्यों आई वेब पत्रकारिता। उसका कारण था हमारी साहित्यिक पिपासा, जहां तक मैं समझता हूं कि हम लोग विदेशों में आके बस गए थे, लेकिन हमारी जो साहित्यिक पिपासा थी, जो भाषा के प्रति स्नेह था, उसके लिए हमारे पास और कोई मार्ग नहीं था, कोई जरिया नहीं था। उन दिनों में इतना सब कुछ सरल नहीं था, तो उस कारण से प्रकाशन आरंभ हुए। और उसके बाद तो आपको पता है कि
वेब दुनिया और बीबीसी हिंदी जैसे दिग्गज इसमें आए, और फिर जागरण जो है साथ में थी उस वक्त में। और जहां तक न्यूजीलैंड की भारतीय पत्रकारिता का सवाल है, तो भारतीय पत्रकारिता में इसलिए कह रहा हूं कि हमारा जो पहला प्रकाशन था वो गुजराती में आरंभ हुआ था 1921 में, और फिर उसके बाद दूसरा जो पत्र था वो 1935 में हुआ आरंभ। तो जहां तक हिंदी पत्रकारिता का सवाल होता है, वो 1992-93 में एक पत्र निकलता था अंग्रेजी में, द इंडियन टाइम्स, और उसमें हिंदी हमने आरंभ की। उसमें मैं एक पृष्ठ हिंदी का निकालता था, लेकिन मुश्किल ये थी कि उन दिनों में कंप्यूटिंग इतनी नहीं थी कि हम लोग उसको सेटअप कर पाते, उसका टाइप सेट वगैरह। तो 92 में वो हाथ से लिख के हस्तलिखित जो है आरंभ किया, और फिर 1997 में 96 में जब मुद्रित भारत दर्शन शुरू किया, और 97 में फिर हमने उसका वेब जो है वर्जन निकाल दिया। तो इस तरह से हमारी जो न्यूजीलैंड की पत्रकारिता आरंभ हुई। और इसी बीच में हमारे यहाँ कई रेडियो थे, जैसे एक्सेस कम्युनिटी रेडियो था, जिस पर अनेक भारतीय भाषाओं के समाचार आते थे, उनके कार्यक्रम आते थे। इस तरह से पत्रकारिता चल रही थी और संचार माध्यम जो थे। फिर यहाँ पे एक रेडियो तराना बाद में आरंभ हुआ, और इस तरह से जो है यहाँ की हिंदी की यात्रा जो है आरंभ हुई। और इस तरह से आज जो हम लोग हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यदि आप शोध करें तो आप पाएंगे कि भारत दर्शन इस वक्त सर्वाधिक पढ़े जाने वाला हिंदी साहित्यिक प्रकाशन है। और एक छोटा सा प्यारा सा देश है न्यूजीलैंड, जैसा कि आप जानते हैं। और यहाँ से जितना हम लोग काम कर पा रहे हैं वो किया जा रहा है। और हमारी एक कोशिश ये है कि जितना भी हम प्रकाशन करें, और साहित्य का प्रकाशन अगर होता है तो उन्हें कथ्य के आधार पे ना करके तथ्यों के आधार पे करें, और संदर्भ जो हैं वो दिए जाएं कि आपकी जो सामग्री है उसका मूल स्रोत हो, और ताकि अगर शोधार्थी हैं तो उनको अगर कुछ उसके बारे में और जानना है और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो उनको उसमें जो सरलता रहे और एक उसकी क्रेडिबिलिटी रहे। क्योंकि अगर आप वेब पर थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आप देखेंगे कि अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपको वैसा ही सामग्री जो है प्रकाशित मिलेगी। अभी पिछले दिनों मैंने NCERT की एक बुक में देखा कि नरेश त्रिपाठी जो हैं, पंडित नरेश त्रिपाठी, उनका निधन जो है 1992 दिखाया गया, 1962 की जगह। तो इस तरह की जो त्रुटियां हैं वो हमको मिलके चाहिए कि हम लोग उसका कुछ उसमें सुधार कर सकें। तो ज्यादातर यही इस वक्त जो लगता है कि यहाँ पे परेशानी आती हैं वो इसी तरह की आती हैं कि सामग्री जो है उसका ठीक ढंग से उसको प्रेजेंट ना कर पाना, या फिर उसकी क्रेडिबिलिटी ना होना। तो ये मुख्य कारण है वेब पर। और एक सबसे बड़ी चीज जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि हम लोगों को इन चीजों के, अगर वेब की बात करते हैं तो हमें जो संसाधन आज हमारे पास हैं उनके बारे में कम से कम जो वेब पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं उन संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल करना, हमें उसका उपयोग करना अति आवश्यक है कि हमें पता हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक उदाहरण देता हूं कि यदि आपको एक फोटोग्राफ, छायाचित्र आप किसी प्रकाशन में प्रकाशित कर रहे हैं तो उसके कई फॉर्मेट होते हैं, जैसे गिफ, PNG और JPEG।
और उन तीनों में फर्क होता है, उनके वजन में भी फर्क होता है, उनके वेट में, उनके आकार में, और उसके प्रकार में भी फर्क होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। और फिर अगर वेब पत्रकारिता से आप जुड़े हुए हैं तो ये जरूरी है कि आपको वेब मास्टरिंग टूल जो हैं जैसे गूगल के, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हो। और उसके लिए हम लोग कुछ कार्यशालाएं चला सकते हैं। और वेब और प्रिंट मीडिया जो मुद्रित संस्करण है, उन दोनों में अंतर हमें भली भांति उससे परिचित होना चाहिए हमें। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और चाहूंगा कि यदि आपको किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से वेब से संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए या आप किसी भी तरह से कुछ भी उसमें मेरा सहयोग चाहते हैं तो आपका अभिनंदन है। और हमें इन चीजों का बहुत बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ई बुक्स हैं, एक पीडीएफ को ई बुक नहीं कहा जाता। मैं देख रहा हूं जैसे हमारे सरकारी जो संस्थान हैं उनमें भी अगर हम लोग पीडीएफ बना रहे हैं और उसको पब्लिश कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि उसी को हम मोबाइल पे भी कोशिश कर रहे हैं कि वो ई बुक बन गई, लेकिन वो ई बुक नहीं है, उसके लिए डिफरेंट फॉर्मेट है जो जिसे ई पब कहा जाता है। तो उसको ई पब में जब तक हम प्रकाशित नहीं करेंगे तब तक आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे तरह से। तो जो एक टिक मार जैसे कहते हैं ना, ठिक्का जिसको टिक मार, हमारी एक संस्कृति बन गई है कि ये काम हो गया टिक, ये काम हो गया टिक, ये काम हो गया टिक। अब कोई मंत्री आएंगे वो रिबन काट देंगे और हम लोग कहते हैं हम खुश हैं कि हाँ वेबसाइट बन गई। लेकिन आप अगर उसमें अच्छे से ध्यान दे के उसको अगर चेक करते हैं आप तो आप पाएंगे कि वो चीजें हैं तो हैं, उपस्थित हैं, उपलब्ध करवा दी गई हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रही। तो हमें इस टिक मार जो संस्कृति है, ठिक्का मार संस्कृति, इससे हटके वास्तविक रूप से काम करना पड़ेगा हिंदी के लिए। और मेरी बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद रोहित जी, आपने न्यूजीलैंड की हिंदी पत्रकारिता और खासकर वेब पत्रकारिता की तकनीक के बारे में भी बात की। और अभी पिछले दिनों रोहित जी ने एक बहुत अच्छा काम किया कि न्यूजीलैंड की हिंदी पत्रकारिता पर पूरी एक पुस्तिका प्रकाशित कर दी। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो बहुत वो उपयोगी और संदर्भ के रूप में है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सुनना चाहेंगे अनीता बराड़ जी को। अनीता बराड़ जी ऑस्ट्रेलिया में MBS नाम से जो नेशनल टीवी और रेडियो चैनल में हिंदी पत्रकारिता से जुड़ी हैं और वे एक रेडियो प्रोड्यूसर भी हैं। इसके साथ साथ आप एक फिल्म निर्माता के रूप में, लेखिका के रूप में, कवि और नाटककार के रूप में भी मंचों पर सामने आती हैं। और खासकर उन्होंने घरेलू हिंसा के विषय पर भी बहुत काम किया और वो विक्टोरिया में कम्युनिटी एम्बेसडर भी है। उनके अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में, वैश्विक सम्मेलनों में भी अपने नामांकन और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं छपी है। मैं अनीता जी का आज इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करूंगा कि वे विदेश में हिंदी मीडिया पर अपनी बात कहें। अनीता जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इतने बड़े आयोजन में मुझे भी शामिल होने का मौका मिला है। विदेशों में हिंदी की पत्रकारिता की जब बात आती है तो मैं ऑस्ट्रेलिया के संबंध में अधिक बता सकूंगी। और बहुत ही गर्व होता है ये कहते हुए कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदी को बहुत ही सम्मानपूर्वक स्थान मिला है सरकार की तरफ से ही। और इसी वजह से ये रेडियो प्रसारण जो होता है, हमारा राष्ट्रीय रेडियो प्रसारण SBS के नाम से, स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ये इसकी वजह से ही हमारा हर 1 घंटे का प्रोग्राम चल रहा है हर दिन। तो बहुत ही गर्व की बात है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार की तरफ से हिंदी को ये मान मिला हुआ है। और
यूं अगर बात करें कि हिंदी पत्रकारिता चाहे 40 वर्षों से अधिक समय से इस समय ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहचान रख रही है इसी रेडियो के माध्यम से, और दूसरे माध्यम भी रहे हैं, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, वहां कह सकते हैं कि शायद अभी उतनी मजबूत स्थिति नहीं पहुंची है। कई कारण हैं, आर्थिक भी है और प्रवासियों में हिंदी के लिए वो प्रेम या कहूं कि कहीं उत्साह की कमी पहले दिखाई देती रही। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुंच है तो अब संभव है कि इसमें और अधिक बढ़ोतरी होगी। बताती चलूं कि ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय जनसंख्या है वो इस समय 6,60,000 तक है, और जो हिंदी बोलने वाली जो जनसंख्या है वो है कोई 1,60,000, उससे थोड़ा सा ही कम है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो हिंदी और पंजाबी भाषा है ये शीर्ष 10 भाषाओं में से एक है। और आप सबके लिए ये पता भी होगा कि पिछले 10 सालों में ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, और ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में भी संबंध बहुत बदले हैं पिछले 2 दशकों से, और खासतौर से पिछले कुछ 6-7 सालों में बहुत है। तो इसीलिए प्रवासी समुदाय जो है ये मानता है कि हिंदी भाषा सीखना अब हर जगह उनके कौशल के विकास में, उनकी हर तरह की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अपनी संस्कृति, अपने समुदाय और अपनी पहचान से भी संबंध बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि हिंदी हो। अब हिंदी भारतीय प्रवास तो ऑस्ट्रेलिया में 1800 से शुरू हो गया था, और पहले 60 सालों में काफी ऑस्ट्रेलिया में काफी भारतीय आए, लेकिन हिंदी नहीं यहाँ उतनी आ सकी थी। भारतीय प्रवासियों की जो दूसरी लहर कब थी, अगर इसके बारे में आगे बात जानना चाहेंगे तो बिल्कुल उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये बात तय है कि इस समय नए आने वाले भारतीय और जो पहले प्रवासी आए हुए हैं उनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ियों में अब भारत के साथ भी और हिंदी के साथ भी यहाँ पर आकर्षण तो बढ़ा है। और इसी में ही कह सकती हूँ कि हमारा जो रेडियो है SBS वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। देखिए, किसी भी देश के विकास के लिए उसकी नीतियों को, उसके संदेशों को, विचारों को अगर जनमानस तक पहुंचाना है तो, और उन्हें अपने साथ जोड़ना है तो उन्हीं की भाषा में बात करनी पड़ेगी। और रेडियो, ये सब जानते हैं कि ये एक ऐसा साधन है कि एक आवाज से आप एक ही समय में अनगिनत लोगों के पास पहुंच जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संबंध में कह सकते हैं कि जो 70 का दशक था उसमें बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन आया था। जब बहुसांस्कृतिक ऑस्ट्रेलिया नीति आई तभी भाषा की महत्ता को भी समझा गया। तो सरकार की जो नीतियां थी, उनके संदेश थे, उनके विचारों को जनमानस तक पहुंचाना था उन्हीं की भाषा में, और इसी उद्देश्य से ये सामुदायिक रेडियो का जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में 1975 में। नाम था इसका रेडियो एथनिक ऑस्ट्रेलिया। सिडनी और मेलबर्न से ये शुरू हुआ। शुरू में जो बिल्कुल शुरू के दिन थे वो उसमें यूरोपियन भाषाएं थी, और एक ये अनोखा प्रयोग था 3 महीने के लिए। अब ये 3 महीने का प्रयोग जो था ये इतना सफल हुआ कि वो ऑस्ट्रेलिया का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। हिंदी का कार्यक्रम भी उसमें बहुत जल्दी जुड़ गया। फिर 3 साल के बाद में 1978 में इसको एक औपचारिक रूप से नाम मिल गया, स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और इसकी जो उद्घाटन था वो पूर्व प्रधानमंत्री मैल्कम फ्रेजर के द्वारा हुआ था। अब भारतीय समुदाय चाहे अंग्रेजी समझता था और हिंदी में, लेकिन जब वो समाचार सुनते थे तो बात उनकी कुछ और ही थी। तो SBS रेडियो की अगर बात करूं तो इस समय ये 68 भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, जिसमें भारत की भी कई भाषाएं शामिल हैं, जैसे बंगाली, पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयाली, उर्दू वगैरह। इसके अलावा एक पूरा चैनल है जो भारत के संगीत को ध्यान में रखकर है, SBS पॉप देसी करके, और SBS टीवी पर समय समय पर बॉलीवुड की फिल्में और जो भी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह दिखाते रहते हैं।
तो ऑस्ट्रेलिया में अगर भारतीय हिंदी रेडियो मीडिया की बात करते हैं तो इतिहास 40 साल से अधिक पुराना हो जाता है हिंदी के संदर्भ में, और इसी से ही भारतीय अपनी संस्कृति और भाषा से जुड़े हुए हैं। शुरुआत में कार्यक्रम सप्ताह में 1 दिन प्रसारित होता था 1 घंटे के लिए, फिर धीरे धीरे 2 दिन, 3 दिन, और अब 2013 से ये कार्यक्रम हर दिन 1 घंटे का प्रसारित हो रहा है। ये जो रेडियो का कार्यक्रम है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत और अंतर्राष्ट्रीय समाचार हैं, सामायिक विषयों पर चर्चा होती है, साथ में स्वास्थ्य, खेल, विज्ञान, साहित्य, यात्रा, मतलब हर तरह के जो ज्ञानवर्धक विषय हैं इन पर रोचक जानकारी रहती है। कला और मनोरंजन से जुड़ी सामग्री भी होती है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का SBS हिंदी रेडियो है, कह सकते हैं कि हिंदी के विकास में इसका योगदान बहुत अधिक है, और दूसरी पीढ़ी के लिए ये जो भाषा सीखने का एक साधन भी बना है। यूं बहुत सारे मतलब हर राज्य में कम्युनिटी रेडियोज हैं जो हिंदी और दूसरी भाषाओं में अपना कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, लेकिन SBS सबसे अधिक भरोसेमंद है और मनपसंद रेडियो भी बना हुआ है, क्योंकि ये सही अर्थों में पत्रकारिता के पैमाने पर खरा उतरता है। बहुत गर्व के साथ मैं ये कह सकती हूँ, इसकी एक वैश्विक पहचान है। सभी कार्यक्रमों में तथ्य, नीतियों के साथ रोचक जानकारी होती है। पूरी स्वतंत्रता है, इसके बावजूद सामाजिक और नैतिक मूल्यों के साथ में ये पत्रकारिता, जो रेडियो पत्रकारिता है, ये जुड़ी हुई है। और जैसे अभी राहुल जी बात कर ही रहे थे कि बहुत आवश्यक है कि तथ्यों पर बात की जाए पत्रकारिता में, तथ्यों पर नहीं। और उन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अब इस महामारी के समय में भी हिंदी की सभी जानकारी, हिंदी में इस महामारी की सरकारी जानकारी और जो भी दिशा निर्देश हैं वो सब हिंदी भाषा में मौजूद हैं, और हम समय समय पर बिल्कुल तथ्यों के साथ में प्रसारित कर रहे हैं। और किस तरह की भ्रांतियां भी हैं इसको लेकर, उनके ऊपर भी रोशनी डाल रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, उन सबसे बातचीत करके, तो हर लिहाज से तथ्यों के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये आपको बहुत अच्छा लगेगा जानकर कि ये जो रेडियो है ये दूसरी पीढ़ी के लिए हिंदी सीखने का एक प्रेरणा भी बन गया। 70 के दशक में जब हिंदी का थोड़ा थोड़ा चलन होना शुरू हो गया, उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, तब हिंदी पढ़ाने का जो तरीका था वो था सुनकर बोलकर सीखने की शैली। ये आज भी ऐसी ही है, विदेशों में कई जगह पर ये सफल है। तो वो सामुदायिक स्कूल जहाँ पर हिंदी सिखाई जाती थी, वहां पर हमारे रेडियो स्टेशन से जो हिंदी में समाचार प्रसारित होते थे, जो कार्यक्रम प्रसारित होते थे, उसको सुनाकर बच्चों में भाषा से परिचय कराया गया। और उसके ऊपर ही कई तरह की परीक्षाएं भी ली जाती थी उन बच्चों से। तो बोलने का क्या लहजा होना चाहिए, किस तरह से लिखा जाए, ये सब हमारा रेडियो स्टेशन की जो समाचार होते थे वो उनके लिए एक जैसे गाइडलाइन बन जाते थे। तो बहुत अच्छा लगता था कि कई हमारे जो हिंदी के छात्र थे उस समय बताया करते थे कि हमें रेडियो पर भारत की रुचिकर जगहों की जानकारी मिली है, बॉलीवुड की बातें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है और हम हिंदी सीखना चाहते हैं। तो बहुत उनको प्रोत्साहन मिला। तो इस तरह से कह सकती हूँ कि रेडियो का जो एक जिम्मेदारी है, वो सुनते सुनते, रेडियो सुनते सुनते सब लोग भाषा की तरफ आकर्षित होने लग गए और अंततः वो भाषा भी सीखने लग गए। अब पत्रकारिता में एक बात मैं कहना चाहूंगी कि भाषा की शुद्धता की बात अवश्य आती है, समय समय पर सवाल उठते हैं। अब भाषा का जो पत्रकारिता में जो मुझे लगता है कि उद्देश्य होता है कि उसकी बात लोगों तक पहुंच सके, उसे समझ में आ जाए। साहित्यिक या बहुत अलंकारित भाषा हो, वो शायद पत्रकारिता में उतनी चल भी सकती है, लेकिन अगर वो ना हो तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। बल्कि चाहिए कि भाषा बिल्कुल अच्छी हो, स्पष्ट हो और सुंदर हो, और जो शुद्ध है और जनमानस में जो स्वीकार्य है।
अब शुद्ध से मेरा अर्थ है जो सही है, बहुत विशुद्ध वाली बात कई बार नहीं चल पाती है। और साथ में मुझे लगता है कि भाषा को एक नदी के बहते हुए पानी की तरह होना चाहिए। जैसे नदी अपना रास्ता खुद बना लेती है, रास्ते में जो दूसरी चीजें आती हैं वो अपने में समेटती जाती है और वो उसमें विलय होती जाती हैं और उसी का हिस्सा बन जाती है। तो भाषा भी कुछ इस तरह से होती है, जैसे नदी दूषित नहीं होती, भाषा भी दूषित नहीं होती अगर वो किसी दूसरे शब्दों को समेट ले, लेकिन उन शब्दों को जो आमतौर पर रच पच गए हों। ये मेरा खुद का सोचने का है, मैं गलत हो सकती हूँ। मुझे लगता है कि भाषा के विकास में और जनसाधारण तक पहुंच में वो रास्ता बहुत आसान बनता है और उसमें एक अपनापन भी आ जाता है और उसके इस तरह से जो प्रसार हो रहा होता है भाषा का, उसके अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं आएगा। जैसे मैंने एक लेख पढ़ रही थी, उसमें एक बात आई थी पत्रकारिता के ऊपर ही। उन्होंने एक, मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, बहुत कोशिश की मैंने याद करने की। उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि अगर किसी लेख में, अखबार में कहीं पे ये लिखा हो कि विपक्षी सांसदों ने बहिर्गमन किया, तो ये शायद कम लोगों को समझ में आएगा, लेकिन अगर उसकी जगह ये कह दें कि विपक्षी सांसद उठकर चले गए, तो बात वही रहेगी और अच्छी तरह से समझ में आएगी। लेकिन फिर यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना है कि बोलचाल की भाषा भी नहीं आ जाए। जैसे हम घरों में बैठ के बोलते हैं कि पार्लियामेंट में पंगा हो गया, तो ये शायद सही नहीं होगा। ये मैं किसी उदाहरण को ही आपके सामने ला रही हूँ, मैंने कहीं लेख में पढ़ा था और तब से मुझे ये लगा कि ये ऐसा ही होना चाहिए। पत्रकारिता की भाषा शुद्ध होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और साथ में सजगता के साथ में एक उत्तरदायित्व निभाती हुई भाषा होनी चाहिए। वो भाषा जो मैंने पहले कहा कि शुद्ध हो और जनमानस में स्वीकार्य हो। अब मीडिया का फैलाव तो हो रहा है, इंटरनेट की भी है और हर जगह उसकी उपलब्धि भी है, सोशल मीडिया भी बढ़ गई है। तो हम अपने रेडियो के माध्यम से, हम ये रेडियो के संदर्भ में मैं कह सकती हूँ कि जो हमारे कार्यक्रम हैं वो इन सब माध्यमों को प्रयोग कर रहे हैं और उसमें हमारा सभी जो भी हमारे अंश होते हैं वो पॉडकास्ट होते हैं। उसमें एक विस्तृत लेख होता है या कभी लघु लेख होता है और अब बहुत जगह इंटरनेट की वजह से खाली ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि सब जगह जो है कार्यक्रम को सुना जा रहा है और इन्हीं प्रचार माध्यमों के बीच में अब बहुत ही अच्छा सम्मानपूर्वक स्थान बन चुका है SBS का और उसकी कुशलता की सराहना हर जगह होती है। साहित्य के परिवेश में बात करूं तो सिडनी से एक चेतना मैगजीन का, पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, लगभग 30 साल पहले उसका था, जो ये त्रैमासिक पत्रिका थी, देश विदेश से जो सामग्री आती थी उससे थी और कुछ 1-2 साल तक मैंने भी इसका कार्यभार संभाला, लेकिन कुछ वर्षों के बाद में ये बस बंद हो गई, कुछ आर्थिक कारण कह लें या कुछ भी। इसी तरह से पर्थ से भी एक हिंदी पत्रिका निकलती थी। वर्तमान में जो मुझे मालूम है कि हिंदी पुष्प के नाम से एक पत्रिका एक अंग्रेजी समाचार पत्र के साथ में निकलती है, मेलबर्न से ही, और सृजन ऑस्ट्रेलिया जो अब हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में भी जुड़े हुए हैं, इनकी भी एक ई-पत्रिका की शुरुआत हुई है। और अगर हिंदी शिक्षा की बात करें तो वो तो अलग एक अलग ही विषय है। उसके ऊपर ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कई स्कूलों में हिंदी पढ़ाई भी जाती है और ये एक नीति बनाई थी 2012 में प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड जी ने, ताकि एशियन देशों के साथ में अच्छे संबंध बन सके। तो वो वहीं से एक तरह से हिंदी को एक बल भी बहुत मिला, क्योंकि जो उन्होंने 4 भाषाओं को चुना था उसमें हिंदी एक भाषा थी। तो इस तरह से न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में जो है प्री स्कूल से हाई स्कूल लेवल जो 12 तक का है, वहां तक हिंदी के कार्यक्रम, हिंदी पढ़ाई भी जाती है। कई स्कूलों में सेकंड लैंग्वेज की तरह भी पढ़ाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के। तो एक हिंदी की हमारी ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी पहचान बन रही है।
जो पढ़ाने के मुद्दे हैं वो एक अलग विषय है और उसके ऊपर कोई अलग चर्चा हो रही होगी, वो लोग अपना बता सकेंगे कि क्या है। इस संबंध में मैं यही बता सकती हूँ और मेरा ख्याल है कि जो बात मैं कहना चाह रही थी वो अपनी कही है मैंने। अगर कोई पूछना चाहेंगे तो बता सकती हूँ। ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया की वाइट पॉलिसी जो 70 के दशक में उसका छोड़ दी गई थी, उससे भारतीय जो हैं फिर से आने लग गए थे ऑस्ट्रेलिया में। शुरू में थोड़ा टाइम गया है, लेकिन अब बहुत आ रहे हैं भारतीय, और पिछले 10 सालों में तो कह सकते हैं कि बहुत अधिक संख्या में भारतीय यहाँ पर आए हैं, और उनकी संख्या तो मैंने पहले बताई दी थी। तो अपनी बात यहीं समय समाप्त करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अनीता जी, आपने अपने रेडियो के बारे में किस तरह हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने रखी और भाषा के पक्ष को भी लेकर। ऑस्ट्रेलिया में प्रिंट मीडिया भी काफी मुझे लगता है प्रचारित रहा है। खासकर मैं देख रहा था कि सिडनी से महाराज जी एक हिंदी समाचार पत्रिका निकालते थे और बहुत सालों तक उन्होंने निकाला और बड़े अच्छी तरह निकालते थे। इसके अलावा एक देवनागरी पत्रिका भी निकली मेरे पास है, वो देवनागरी पत्रिका के माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ। चेतना का आपने जिक्र किया ही, और मेरे ख्याल से दिनेश श्रीवास्तव जी एशियन टाइम्स में वो हिंदी पुष्प के पृष्ठ जो है निकालते थे। दिनेश श्रीवास्तव जी का निधन हो गया, तो इस प्रकार ये प्रिंट मीडिया में भी ऑस्ट्रेलिया का योगदान रहा है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़ी उपयोगी जानकारी हम सबके साथ साझा की। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रवि शर्मा जी। रवि शर्मा जी तो मैं तो उनके नाम से बहुत सालों से परिचित हूँ, और वे जिसको कहते हैं कि हिंदी का भाव नहीं होता है, लेकिन वो उनका भाव बहुत बढ़ा हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि वो हिंदी के सबसे महंगे ब्रॉडकास्टर हैं, और इसके साथ साथ वे टीवी आर्टिस्ट हैं, वो एक्टर हैं, गायक भी हैं। और जो एक है रेडियो दिल से रेडियो, उस पर रवि शर्मा जी का जो शो है वो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पॉपुलर है, और वो श्रोताओं का तो दिल जीत लेते हैं। और वे हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में लोकप्रिय हैं। अभी अभी मैंने ब्रिटेन में जो हिंदी पत्रकारिता का जो अध्याय लिखा और जिससे मॉरिशस की विश्व हिंदी पत्रिका में छापा, उसमें रवि शर्मा जी का भी विशेष जिक्र है। तो ऐसे रवि जी का भी मैं बहुत स्वागत करता हूं, और आपसे अनुरोध करूंगा कि आज के इस हमारा जो आयोजन है, जो विश्व विदेश में हिंदी मीडिया पर बात कर रहे हैं, उसमें अपने विचार रखें। रवि शर्मा जी, आपका स्वागत है। आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए रवि जी, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। रवि जी का माइक ऑन है। रवि जी का माइक अनम्यूट नहीं है। शैलेश जी, आप कर सकते हैं क्या उनका माइक ऑन? और ब्रॉडकास्टर की आवाज को तो कोई दबा ही नहीं सकता भाई। नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुल गया, हो गया। जी हाँ, स्वागत है। समस्त विद्वत समाज को मेरा प्रणाम, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। बात यह है कि विदेशों में रेडियो प्रसारण या टीवी के कार्यक्रम, मंच के प्रोग्राम्स, वो सब जो है यहाँ श्रोताओं की उपस्थिति, दर्शकों की उपस्थिति जो है वो जैसे बढ़ती जा रही है, इनकी आवश्यकता भी बढ़ी। और आप जानते हैं कि जब हम विदेशों में जाकर के बसे हैं, तो भारत से निकलने के बाद भी हम भारत को अपने भीतर से नहीं निकाल पाते हैं, उससे जुड़े रहना चाहते हैं। जो बच्चे माँ से दूर होते हैं, ऐसा समझा जाता है कि वो माँ को ज्यादा मिस करते हैं, माँ से बहुत प्यार करते हैं, और माँ की सेवा करने की भी इच्छा उनमें रहती है। मेरे साथ थोड़ा उल्टा हुआ कि 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो जो माँ को बहुत सम्मान देते हैं, एक बच्चे वो है जो बहुत शरारती होते हैं और फिर भी माँ उनसे प्यार करती है। थोड़ी ये डिस्टर्बेंस आ रही है, कुछ आप तक क्लियर आवाज पहुंच रही है क्या? हेलो? हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपकी।
जी जी, आवाज क्लियर आ आ रही है? रही है। तो मैं आप बोलिए। जिस समय मैं यहाँ यूके में आया था, इससे पहले कुछ और देशों की यात्रा की मैंने शो करने के लिए, स्टूडेंट लाइफ में ही जब मैं भारत में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस सुना करता था, तो ये विश्वसनीय होती थी खबरें, खासकर जब भारत चीन युद्ध या भारत पाक युद्ध हुआ तो ज्यादातर विश्वसनीय समाचार जो है वो बीबीसी से लेते थे। मैं पहले से परिचित था कैलाश बुधवार जी से, राजनारायण बिसारिया जी से, ओंकारनाथ श्रीवास्तव, विजय राणा, इन सबको मैं सुन सुन के बड़ा हो रहा था वहां। और रेडियो में 76 में आकाशवाणी में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं स्टूडेंट ही था, मैं तो पार्ट टाइम ज्वाइन किया मैंने और काफी कुछ वहां से सीखा। उसके बाद मैं विदेशों में निकला। यहाँ ब्रिटेन में 80 के दशक में मैं आया था और यहाँ आकर के मैंने देखा एक पायरेट रेडियो चलता था। अब गैर कानूनी रेडियो, लेकिन उसकी लोकप्रियता बहुत थी। और मुझे उन्होंने जब अपने साथ जोड़ा पायरेट रेडियो ने, नाम था उसका सीना रेडियो। तो देखिए कि एक चीज गैर कानूनी है, वो ऐसा दौर था जैसा कि भारत में वो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास आप पढ़ें कि अंग्रेजों को ये रियलाइज कराने की कि भाई हमें स्वायत्तता चाहिए, हमारे भी कुछ अधिकार हैं। तो यहाँ एशियन कम्युनिटी एक संघर्ष कर रही थी कि हमारी भी एक आवाज होनी चाहिए, हमारे लोग भी अपने तीज त्योहारों से, मेलों से, संगीत से, साहित्य से जुड़ना चाहते हैं। तो उस गैर कानूनी रेडियो पर जो भी ब्रॉडकास्ट होता था लोग उसे सुनते थे। मजे की बात यह है कि डीटीआई वाले जो सरकारी एजेंसीज हैं वो उस जगह पर रेड करती, वो रेडियो बंद कराती, उनके इंस्ट्रूमेंट उठा ले जाती। लेकिन वो आज लेके जा रहे हैं तो नेक्स्ट डे से ही दूसरी जगह पर रेडियो शुरू हो जाता। अब उन्हें वहां रेड करने के लिए कोर्ट से परमिशन चाहिए, वो लेकर के आते थे परमिशन, तब तक हम जगह बदल लेते थे और इस तरह से रेडियो वो कंटिन्यूस रहता था। मजे की बात यह है कि वो पुलिस को साथ लेके आते थे, पुलिस में हमारे फैंस होते थे और पुलिस वाले कहते थे कि जो काम हम समाचारों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से एशियन समुदाय तक अपना संदेश पहुंचाने में सफल नहीं हो पाते हैं, वो ये रेडियो इलीगल रेडियो कर देता है। तो हम हॉस्पिटल्स के लिए, पुलिस के लिए, काउंसिल्स के लिए उनके संदेश प्रसारित करते थे जो बड़े कारगर साबित होते थे, वो उसके लिए हमें पे भी करते थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रसारण की वो देने वाली, अधिकार देने वाली जो संस्था है ऑफकॉम या रेडियो अथॉरिटी, तो उन्होंने हमें वार्निंग दी कि अगर आप ये अपना इलीगल रेडियो बंद कर दें तो हम आपको लाइसेंस देने पर विचार कर सकते हैं। अब मैं बता दूं कि उन दिनों सिर्फ 1 घंटे के लिए बीबीसी से हिंदी के प्रसारण हुआ करते थे, सप्ताह में शायद 1 या 2 बार, और टेलीविजन पर भी 1 घंटे 2 घंटे का कार्यक्रम आता था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर यूके में एशियाइयों की संख्या बढ़ रही थी, एशियाई से मेरा मतलब भारत, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, वैसे तो एशिया में चाइनीज भी आते हैं, लेकिन उस सब कॉन्टिनेंट की भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों की संख्या बढ़ रही थी, तो उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ रही थी और रेडियो की और टीवी की आवश्यकता महसूस हो रही थी। टेलीविजन इतना ज्यादा नहीं था, ये अब आ गए हैं जैसे चैनल, इतने नहीं थे। और रेडियो और टीवी में थोड़ा ये फर्क था, मैंने टीवी में भी कार्यक्रम किए, रेडियो के माध्यम से जो संप्रेषण शक्ति रेडियो की ज्यादा साबित हो रही थी। लोग यहाँ काम करने आए थे, पैसा कमाने आए थे, और पैसा सिर्फ यहाँ के लोगों की तरह नहीं कि अपने लिए, बल्कि उन्हें अपने परिवार के लिए, भारत में भेजने के लिए, सेटल होने के लिए यहाँ तो ज्यादा काम करते थे। और काम करते हुए कोई चीज उनके रास्ते में रुकावट ना बने, टीवी के बॉक्स के सामने ना बैठना पड़े, अखबार को लेके पढ़ना ना पड़े सामने लेकर के, वो काम करते करते अगर उन्हें सूचनाएं, समाचार, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन भी मिले तो वो रेडियो ही हो सकता था। और इस दृष्टि से रेडियो बहुत इलीगल होते हुए भी काफी कामयाब साबित हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई हम लाइसेंस देना चाहते हैं, लोग अप्लाई करें डिफरेंट क्षेत्रों में। तो लंदन में दिल्ली के भागो छीका टूटने वाली बात थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमें लाइसेंस मिलेगा, लेकिन वो हमें मिल गया। और जब से लाइसेंस मिला, ये देखिए कि हमारी लोकप्रियता का ग्राफ बहुत ऊंचा गया एकदम। उन दिनों अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, इन सबको हमने इंटरव्यू किया अपने रेडियो पर, और अमित जी जब हमारे रेडियो पर आए थे तो हाउसलों की गलियों में लोग इतने जमा हो गए थे उनकी एक झलक पाने के लिए। अब मेरा ख्याल अपनी लोकप्रियता के चरम पर थी अमित जी उन दिनों,
ईश्वर उन्हें जल्द स्वस्थ करे। वो अभी मेरा ख्याल है वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण अस्पताल में है। लेकिन उन दिनों जब वो आए तो हमारे रेडियो का ग्राफ, उसकी लोकप्रियता भी एक साथ बढ़ रही थी। मुझे याद है मैंने अमित जी को, श्रीदेवी को, सलमान खान, सारे खान, सभी को रेडियो पर इंटरव्यू किया, इनसे सबसे मुलाकात हुई और रेडियो के थ्रू घर घर तक हमारे रेडियो का नाम और मेरा भी नाम पहुंचा। और ये शायद उसी का फल था कि जब 2015 में यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उनके मंच संचालन का मौका मुझे मिला। 65,000 लोगों की उपस्थिति वेम्बली स्टेडियम में और उन सबको 3 घंटे तक, और उसके पीछे बहुत बड़ी टीम काम कर रही थी। 3 दिन तक रिहर्सल्स चली थी। तो कहने का भाव ये कि रेडियो में शक्ति बहुत है। आज भी रेडियो जो बहुत प्रासंगिक है और रेडियो के माध्यम से, हाँ ये वो भाषा वाली बात जो अभी अनीता जी कह रही थी कि बहुत क्लिष्ट भाषा का उपयोग हम रेडियो पर अगर करें तो हम बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जोड़ पाते हैं। बीबीसी में माननीय स्वर्गीय कैलाश बुधवार जी के संरक्षण में और दूसरे जो जाने माने ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पर वहाँ एक साहित्य स्तर की भाषा होती है, बहुत अच्छा स्तर है उसका। वो स्तर मैं कमर्शियल रेडियो पर नहीं मेंटेन रख सका, बल्कि मुझे यूं कहिए कि स्तर को गिराना पड़ा। मुझे तो उठपटांग भाषा का भी इस्तेमाल करना पड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए। जब किसी ने मुझसे कोई प्रश्न पूछा, मैंने कहा देखिए आप मुझे मुश्किलटी में डाल रहे हैं, ये कोई शब्द नहीं है मुश्किलटी, डिफिकल्टी कहो या मुश्किल कहो, लेकिन जो शब्दों को जोड़ जोड़ के मैंने देखा कि यहाँ लोग अंग्रेजी और हिंदी का मिश्रण ऐसे कर रहे हैं। नी तो मैं तेन फोन किया सी, तू फोन पिकदी नहीं, बड़ी प्राउडन हो गई है तू। तो इस तरह के शब्द अपने आप घड़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं। तो वो शब्द हंसाने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए भाषा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पर भाषा फिर भी जो है पुष्ट हो रही है, संप्रेषित हो रही है। मेरे श्रोताओं में पाकिस्तानी भी है, बांग्लादेशी भी है, श्रीलंकन भी है। अब थोड़े थोड़े शब्द इधर उधर से, गुजराती, पंजाबी, यहाँ भारत का वही स्वरूप है, भारतीयों का वही स्वरूप है जो भारत में है। और यहाँ हिंदी भाषा उतनी ही उदार है जितना का भारत उदार है। भारत जैसे सभी भाषाओं को, धर्मों को, संस्कृतियों को साथ लेके चलने की क्षमता रखता है, उसी तरह से हिंदी में भी ये शक्ति है कि वो पंजाबी, गुजराती, बंगाली, उर्दू, इन सब को साथ लेकर चलने का सामर्थ्य है उसमें। और उन सब का समावेश करके आसान भाषा में, जो अगर संप्रेषण सफल नहीं होगा तो फिर कमर्शियल रेडियो तो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि हमें तो कमाना भी कमर्शियल एडवर्टाइज करके है। हम लोग विज्ञापन बनाते हैं, उन्हें चलाते हैं, तो लोगों के बिजनेस एडवर्टाइज करते हैं। श्रोताओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसमें उसी अनुपात में जो है वो बिजनेस मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर करीब 27-28 साल तक तो मैंने सनराइज रेडियो के साथ ही गुजारे। उससे पहले 1976 में ऑल इंडिया रेडियो में जो काम किया था उसमें भी काफी, आप जानते हैं कि बंदिशें थी, तो एक सीमा के अंदर रह करके आपको बोलना होता था। और यहाँ स्वतंत्र रेडियो में, बीबीसी में भी नेचुरली मैं तो बहुत छोटा और जूनियर था, तो उनकी देख रेख में ही जो प्रसारण करता था, वहां साधन सभी के लिए उपलब्ध होते, सभी भाषाओं के लिए, लेकिन उनको आप एक सीमा में रह करके बांध करके चलते थे। पर कमर्शियल रेडियो पर आपको ज्यादा स्वतंत्रता मिली। आप हिंदी, पंजाबी, गुजराती कुछ भी बीच में ठूस करके उसको संप्रेषण की योग्य बनाए, रोचक बनाए, दिलचस्प बनाए कि लोग सुने। कुछ ना कुछ उसमें होना चाहिए। तो उसमें फिल्मी दुनिया की बातें, उसमें कभी कभार साहित्य भी आ जाता था, और दूसरा थिएटर की बातें, तीज, त्योहार, मेले, सबका समावेश करके जब कार्यक्रम को दिलचस्प बना करके हम चले, तो आज देखिए 1976 से लेकर के लगभग 44 वर्ष हो गए हैं। मैं रेडियो को छोड़ना भी चाहता हूं तो रेडियो मुझे नहीं छोड़ रहा है और अच्छा लगता है। तो रेडियो का अब यहाँ पर हाल ये है ब्रिटेन में कि बहुत सारे रेडियो स्टेशन हैं, पंजाबी के भी हैं और दूसरी भाषाओं के भी हैं, तमिल के भी हैं, टेलीविजन तो आ ही गया है, तो उसमें कार्यक्रम जो है वो
टीवी के माध्यम से भी लोग देखते हैं, बहुत सारे रेडियो कुछ होते हुए भी, और अगर हमें इस भीड़ में टिके रहना है तो कुछ ना कुछ रोचक जो मसाला है वो भी साथ जोड़ना है। और इसमें भाषा की सेवा जो हुई है वो अपने आप हो गई है। मैं तो कहता हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि आपने हिंदी की सेवा की है, मैं तो कहता हूँ हिंदी ने तो मुझे पाला पोसा है, हिंदी ने मेरा घर बनाया है, हिंदी ने यहाँ मुझे बसाया है, हिंदी ने ही मुझे नाम भी दिया है, दाम भी दिया है, काम भी दिया है। तो हिंदी का वो स्वरूप जिसे आप हिंदुस्तानी कह सकते हैं, हालांकि बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भी जुड़े हैं उर्दू के बोलने जाने वाले। मैंने फिर उन भाषाओं को थोड़ा थोड़ा सीखा है, यानी गुजराती, पंजाबी और उर्दू, इन सब भाषाओं को टच किया, अपने साथियों से सीखा, सुन सुन के सीखा। तो श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है, श्रोता भी रहा हूं मैं, और अब आजकल भी मेरा प्रोग्राम चल रहा है। मैं बहुत आभारी हूं अपने उन सीनियर्स का, जिनके संरक्षण से, जिनके सानिध्य से मैंने बहुत कुछ सीखा। यहाँ हिंदी साहित्य की जो गतिविधियां होती हैं, यहाँ लेखक हैं, साहित्यकार हैं बहुत सारे, उनके पास उनके कार्यक्रम अटेंड करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। उस सब का इस्तेमाल मैं रेडियो पर करता हूँ और बहुत आभारी हूँ। रेडियो जो है वो मैं फिर कहूँगा कि ये अपनी प्रासंगिकता बनाए रखेगा, चाहे अब कितने भी इंटरनेट भी आ गया है। तो रेडियो इंटरनेट के माध्यम से अब मेरे लिसनर्स ऑस्ट्रेलिया में भी हैं और भारत में भी हैं, अमेरिका में भी हैं। समय का जो भेद है, समय का जो डिफरेंस है, उसके बावजूद लोग, कोई अर्ली मॉर्निंग उठ के सुनता है तो कोई रात में सुनता है, लेकिन जुड़ते हैं लोग विदेशों में भी। तो मेरा ख्याल है कि मुझे रेडियो ने काफी कुछ दिया और मैं रेडियो को लौटाने की कोशिश कर रहा हूँ, कार्यक्रम को और रोचक बनाए रख करके। काफी जो है रेडियो के से मुझे मिला है, उसके लिए मैं आप सबका, रेडियो से जुड़े हर व्यक्ति का, चाहे वो टेक्नीशियन हो, मैं टेक्निकली बहुत कमजोर हूँ, क्योंकि बीबीसी में भी और आकाशवाणी में भी वो जो रियल टेप पर रिकॉर्डिंग करते थे, उसकी एडिटिंग, काट के जोड़ना, शब्दों को इस तरह से जोड़ना कि वो लगे कि भाई सीधा प्रसारण हो रहा है, इसमें काट छाट नहीं की गई है। लेकिन वो सारा काम और लोग करते थे, अपना काम सिर्फ माइक तक था। अब कमर्शियल रेडियोज में सभी कुछ खुद करना पड़ता है। वो टेप तो खत्म हो गई है, सब कुछ कंप्यूटर पर आ गया, उसी पर हम एडिटिंग करते हैं। तो मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उतना टेक्निकली सशक्त नहीं हूँ। यहाँ इससे आपके कार्यक्रम से जुड़ने में भी मैं थोड़े हाथ पैर मार रहा था कि जुड़ता रहता हूँ जूम पर और दूसरी माध्यमों से फंक्शंस अटेंड कर रहा हूँ। जब से ये कोविड-19 का प्रकोप शुरू हुआ तो सारे कार्यक्रम इन्हीं माध्यमों से हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने आप को उधर सशक्त नहीं मानता। हाँ, माइक के सामने ठीक ठाक है, काम चलता है, चुटकुले घड़ने में, बातें बनाने में और मतलब की बात लोगों तक पहुंचाने में सफल हो जाता हूँ इसी रेडियो प्रसारण के माध्यम से। तो मेरा ख्याल है अगर कोई प्रश्न हो, यहाँ एक संघर्ष के बाद रेडियो ने अपनी जगह बनाई है और बड़ी मजबूत जगह बनाई है। वो टीवी को टक्कर दे रहा है और समाचार पत्रों को, पत्रिकाओं को टक्कर दे रहा है और अपना काम कर रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी ये इसी तरह से रेडियो जो है अपना काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कोई प्रश्न अगर हो तो मैं सहर्ष उत्तर देना चाहूंगा। रवि जी, मैं रोहित कुमार हैप्पी न्यूजीलैंड से। मेरा प्रश्न तो नहीं है, एक संशय है जो जी। रोहित जी, मेरा एक निवेदन था कि हम घेई साहब को सुन लें, उसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे। जी जी जी, शुक्रिया जी, धन्यवाद जी। उसके बाद हम थोड़े सा समय रहेगा हमारे पास, थोड़ा प्रश्नोत्तर कर लेंगे जी। तो रवि जी का बहुत धन्यवाद कि आपने रेडियो के माध्यम से हिंदी को इतना लोकप्रिय बनाया और भारत जितना उदार है उतनी उदारता के साथ आपने भाषा को फैलाया, ये भी एक विशेष बात है। और रेडियो के साथ साथ ब्रिटेन की जो हिंदी पत्रकारिता है वो भी बहुत, मुझे संदर्भ कुछ ध्यान आ रहे हैं कि जब प्रवासिनी हस्तलिखित निकाली जाती थी तो वो हस्तलिखित पत्रिका भारत में राष्ट्रपति तक हो जाती थी। और डॉक्टर राधाकृष्णन ने प्रवासिनी के संपादक नरेश भारती जी को पत्र लिखा था, वो पत्र है मेरे पास, कि भाई इसकी छपने की व्यवस्था कर लीजिए और अगला अंक तो मुझे लगता है छपकर निकलेगा। तो ये परंपरा रही। फिर चेतक निकाला नरेश भारती जी ने, अमरदीप समाचार पत्र तो साप्ताहिक कितने सालों तक निकलता रहा। उसके बाद पद्मेश जी और उषा राय जी ने प्रवासिनी पत्रिका, पुरवाई पत्रिका,
रुतवाई पत्रिका सालों तक निकली, अब वो ऑनलाइन है। तो इस प्रकार आपने रेडियो के माध्यम से और ये हिंदी पत्रकारिता जो ब्रिटेन में फली फूली है, उसका बहुत अच्छा चित्र रेडियो का आपने प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रश्नोत्तर भी हम लेंगे। हमारे बीच सुमन घई जी भी मौजूद हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। सुमन घई जी ने भी वैश्विक पत्रकारिता में बड़ा जबरदस्त योगदान दिया है कनाडा से, और उनके संपादन में साहित्य कुंज जो ऑनलाइन पत्रिका है, नेट पत्रिका, वो तो 17 सालों से निकल रही है। मैं कभी कभार देखता रहता हूँ, बहुत सशक्त पत्रिका है ऑनलाइन वो। इसके साथ उन्होंने प्रिंट मीडिया में जो पत्रकारिता है उसमें भी बहुत काम किया। मुझे जो संदर्भ दिख रहे थे कि हिंदी टाइम्स समाचार पत्र उन्होंने सालों से निकाला। और अभी अभी मेरे पास एक समाचार पत्र आया कनाडा से, धर्मपाल महन जी ने भेजा कि नमस्ते कनाडा, उन्होंने लगभग 10 साल तक निकाला समाचार पत्र, और पाक्षिक समाचार पत्र निकाला। तो इस प्रकार वे कई सालों से कनाडा का जो राइटर्स गिल्ड जो एसोसिएशन है उसके वो प्रमुख हैं। तो हिंदी पत्रकारिता के लिए एक तरह से बहुत जबरदस्त काम, इतना उनका गहन अनुभव है। तो मैं उनका इस मंच पे स्वागत करता हूं कि वे आए और आज हमारा विषय है उसमें अपना अनुभव बताएं, और जो हमारा विषय है उस पर भी अपनी बात करें। सुमन घई जी कनाडा से। मैं सबको प्रणाम करता हूं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ कि जो कुछ थोड़ी जानकारी जो आपने दी मेरे बारे में, उसमें कुछ गलती है जी। तो जो धर्मेंद्र जैन जी ने जो आपको भेजा वो शरण घई जी हैं जिन्होंने नमस्ते कनाडा निकाला। और मैं हिंदी टाइम्स से 5 साल जुड़ा रहा और प्रकाशक उसके थे राकेश तिवारी जी, और मैं उसका संपादक था। तो ये मेरी भूमिका समाचार पत्र में रही। मौलिक रूप से मैं इंटरनेट से शुरू हुआ और बड़ी छोटी उम्र में यहाँ आ गया था 1973 में। तो मैं 20-21 वर्ष का था और शुरू में जैसे प्रवासी के संघर्ष होते हैं उसमें जुटा रहा अपने आप को स्थापित करने के लिए। तो 1975 में मेरे माता पिता यहाँ आए तो माँ को पढ़ने का बहुत शौक था और कनाडा में कुछ मिलता नहीं था। लाइब्रेरी में सरिता पत्रिका मिलती थी सिर्फ, तो वो पढ़ती थी और मेरे को भी शुरू से पढ़ने का शौक था। तो वो हमारा टोटल वो था जिसे बोलते हैं साहित्य से संबंध। हाँ, रेडियो प्रोग्राम चलते थे, कुछ समाचार पत्र थे, पर समाचार कम, विज्ञापन अधिक होते थे, क्योंकि वो जैसे अभी बात हुई कि कमर्शियल के धनोपार्जन तो सबको करना ही होता है। जैसे रोहित जी ने बताया, भारत दर्शन था जब इंटरनेट आया तब, और उसके बाद बोलो जी से मैंने शुरुआत की जब वहाँ पे पूर्णिमा वर्मन थी। तो फिर जब उन्होंने अनुभूति अभिव्यक्ति शुरू की तो मैं उनके साथ जुड़ा। तो अनुभूति अभिव्यक्ति पूर्णिमा जी का एक बार ईमेल आया कि सुमन जी, टोरंटो में एक साहित्यिक कवि सम्मेलन हो रहा है तो आप हमारे प्रतिनिधि बन के वहां पे जाइए। तो मैं वहां पे गया तो वो मेरा पहला अनुभव था टोरंटो के साहित्यिक समाज के साथ। तो वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई। समझिए वो था मई 2002। वहां पे मेरी मुलाकात हुई श्याम त्रिपाठी जी से। वो एक हिंदी चेतना नामक पत्रिका, साहित्यिक पत्रिका निकालते थे, बड़ी छोटी सी थी, जैसे A4 के पेपर को आप डबल कर ले, छोटी पुस्तिका की तरह, 20, 25, 24 पृष्ठ की थी। तो उससे 2 सप्ताह बाद फिर मिलना हुआ और तब तक अनुभूति में मेरी रिपोर्ट छप चुकी थी जिसकी मैं प्रिंटेड कॉपी वहां पर ले गया था। अब त्रिपाठी जी ने कहा कि भाई ये तो काम का आदमी है, प्रिंट का भी इसे थोड़ा जानकारी है,
तो उन्होंने मुझे बुलाया, तब मैं हिंदी चेतना के साथ जुड़ा और उसका सह संपादन मैंने 5 वर्ष तक किया, साहित्यिक पत्रिका की। और ये कहते हुए मेरे को अच्छा लग रहा है, कनाडा में हिंदी कहानी को आरंभ मैंने किया, जिसको आप हिंदी कहानी कह सकते हैं। तो कहानी थी नंदू का प्रेम रोग, पहली कहानी। वो मेरी पहली कहानी थी जो बहुत लोगों को अच्छी लगी, पर एक नई शुरुआत हुई साहित्य की। 2003 में मैंने शुरू किया साहित्य कुंज। साहित्य कुंज मौलिक रूप से मैंने शुरू किया था हिंदी चेतना को अंतरराष्ट्रीय बनाने के लिए, ताकि अंतरराष्ट्रीय लेखक उसमें अपनी रचनाएं भेज सकें, फिर वो अपने आप आगे बढ़ती चले गई। जब हिंदी चेतना छोड़ी तो उसके थोड़ी देर बाद मुझे आमंत्रित किया राकेश तिवारी ने समाचार पत्र का संपादन करने के लिए, और मैंने उनको उत्तर दिया कि देखिए मैं पत्रकार नहीं हूँ, हाँ साहित्य के बारे में जानता हूँ, लिखता हूँ, कहानी लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ, पर समाचार की पत्रकारिता करना मेरे लिए कठिन होगा। तो उन्होंने मुझे जोर दिया, तो मैंने एक शर्त रखी। मैंने कहा देखिए आप मेरे काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे और मैं इसका प्रारूप बदल दूंगा। समाचार पत्र उस टाइम वो टैबलॉइड साइज का 24 पृष्ठ का था, उसको मैं 2 महीने में 56 पृष्ठ का मैं ले गया और उसके 2 भाग कर दिए। 28 पृष्ठ समाचार की, 28 वो पत्रिका के थे। मेरा जो कल्पना थी कि मैं धर्मयुग की तरह उसको बना रहा था। 28 पृष्ठों में से 12 पृष्ठ साहित्य को समर्पित थे, जिसमें से 2 पृष्ठों में धारावाहिक उपन्यास और 4 पृष्ठ स्थानीय लेखकों के लिए, बाकी कहानियां भारत से जो मेरे को साहित्य कुंज के माध्यम से मिलती थी। तो इस तरह से ये शुरुआत, मेरा योगदान यहाँ के पत्रकारिता में रहा। और अब देखिए आपने इसका विषय है मीडिया, और पर मीडिया की जो परिभाषा है बहुत व्यापक है, जैसा शुरू में डॉक्टर साहब कह चुके हैं। अब उसके 2 हिस्सों में मैं देखता हूँ, प्रकाशन और प्रसारण। अनीता जी साथ में है, रवि जी साथ में है रेडियो के। प्रसारण में रेडियो थोड़ा इस तरफ इशारा हुआ कि इंटरनेट आने के बाद पॉडकास्टिंग और यूट्यूब चैनल, अब तो यूट्यूब टक्कर दे रहा है ये बड़े बड़े नेटवर्क्स को। और प्रकाशन में पहले तो प्रिंट मीडिया था, मुद्रित मीडिया, अब वैश्विक मीडिया, अब इंटरनेट है, इसकी तो सीमा कोई नहीं है, ये भी प्रकाशन है। अब मीडिया की भूमिका क्या है? उनके दायित्व को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। विदेशों में जब हम बात करते हैं तो स्थानीय उनका दायित्व है, और दूसरा जो है वो सामाजिक है। एक सामाजिक स्थानीय में जब आ जाता है, स्थानीय समाचार वगैरह हो गए। अब विदेशों में अनीता जी जानती होंगी या रवि शर्मा जानते हैं कि विदेशों में जो मीडिया है वो सामाजिक आयोजनों में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उनकी भूमिका ये होती है कि वो निशुल्क विज्ञापन प्रकाशित करते हैं या समाज सेवा के लिए, लोक सेवा के लिए निशुल्क विज्ञापन रेडियो पे प्रसारित करते हैं कि कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़े।
फिर उसके रिपोर्ट लोगों तक पहुंचाना भी ये स्थानीय मीडिया करता है विदेशों में। और दूसरा उसका फिर सामाजिक के साथ धार्मिक हो जाता है। हर धर्म को देखते हुए वो उसको उसके आयोजनों को और सांस्कृतिक ये भी जिम्मेवारी ये न्यूज मीडिया प्रसारण की होती है और प्रिंट मीडिया की होती है। साहित्यिक मीडिया इससे अलग है। साहित्यिक मीडिया की जो है वो स्थानीय को देखते हुए विदेशों में उसकी ये जिम्मेवारी है। जब हिंदी राइटर्स गिल्ड की हमने स्थापना की, मैं डॉक्टर शैलजा सक्सेना और विजय विक्रांत जी, तो हमारा उद्देश्य ये था कि हम स्थानीय प्रवासियों की समस्याओं और उपलब्धियों के पृष्ठभूमि में साहित्य को रचें। विदेश में बैठ के आप लिख रहे हैं, भारत की हमराइयों की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे होता नहीं है। विदेशों में रहने वाले लेखक भारत की पृष्ठभूमि में साहित्य रच देते थे। अगर आप उनको कहें कि आप कनाडा में रह रहे हैं और कनाडा के 10 पेड़ों के नाम बताइए, हम वो नहीं बता पाते थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ से अपने आप को जोड़ा ही नहीं था। तो हमारा ये उद्देश्य था कि कनाडा का रचित हिंदी साहित्य में कनाडा की परछाई हो। ये जिम्मेवारी भी ये साहित्यिक मीडिया की आ जाती। एक बार जब साहित्य कुंज शुरू किया तो जैसा रोहित जी ने शुरू में ही कहा, ये सब विदेशों से हुआ, क्योंकि बोलो जी न्यूयॉर्क से थी, पूर्णिमा जी ने शारजा से अनुभूति अभिव्यक्ति शुरू की, रोहित जी ऑस्ट्रेलिया में थे, मैंने कनाडा से शुरू किया ताकि स्थानीय लेखकों को जगह मिल सके इंटरनेट के ऊपर। और ये मैं जानता हूं कि प्रकाशन से ही लेखकों को प्रोत्साहन मिलता है। जब प्रकाशन होता है तब तो वो संपादक की बात सुनता है। तो खैर एनीवे, तो बम्बई के आपके तेजेंद्र शर्मा जो इंग्लैंड हैं, उनके मित्र हैं सूरज प्रकाश अरोड़ा, जर्नलिस्ट हैं। तो उन्होंने कुछ कहानियां भेजी और मुझे प्रश्न पूछा, कहते ये सब कुछ विदेश से ही क्यों होता है? उन दिनों भारत में इंटरनेट या कंप्यूटर का होना आसान बात नहीं थी। तो मेरा उत्तर ये था कि देखिए, हमारे पास सुविधा है, साहित्य का प्रेम है, तो हम क्यों नहीं करेंगे। फिर उन दिनों एक बड़ा रोचक बात हुई, वो छोटी सी कहानी की तरह है। मेरे पड़ोसी के लॉन में एक सांप निकला, मैंने देखा, मैंने उसको बताया कि भैया तेरे यहाँ तो सांप है। वो घबराया, तो मैंने कहा 1 मिनट रुक, मैं अभी इसको इंटरनेट पे, तब गूगल नहीं था, याहू था, कि याहू पे सर्च करता हूँ कि सांप जहरीला है कि नहीं है। तो मैंने सर्च डाली स्नेक्स ऑफ सदर्न ओंटारियो, जहाँ पे हमें साउथ में रहते हैं। तो दुनिया भर की जानकारी उसमें आ गई। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्या अगर मैं हिंदी में इसको सर्च करूं इंटरनेट पे तो क्या मुझे कुछ मिलेगा? तब उन दिनों यूनिकोड भी नहीं थी। समस्या ये थी कि आप कौन सी फॉन्ट में आप ढूंढोगे वहां। उन दिनों नेटस्केप नेविगेटर था, वो उनकी टेक्नोलॉजी थी कि वो जिस भी मर्जी फॉन्ट में आप करें वो उसको इंटरनेट पे आप अच्छे से पढ़ सकते थे। शूशा फॉन्ट उन दिनों बहुत लोकप्रिय थे, अनुभूति अभिव्यक्ति और ये बोलोजी वगैरह भी शूशा फॉन्ट में चलती थी। पर नेटस्केप नेविगेटर
जल्दी ही बंद हो गया क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने उनके ऊपर मुकदमा किया हुआ था, वो हार गए। तो अब नेटस्केप का जो एक्सप्लोरर 3 था तब तक शूशा चलती रही। जैसे एक्सप्लोरर 4 आया, इंटरनेट पे हिंदी बिखर गई, मात्राएं आगे पीछे होने लगी। अब साहित्य के ऊपर विदेशों में हम तो निर्भर करते थे इंटरनेट के ऊपर, समस्या हो गई। तो खैर एनीवे कुछ टेक्निकल बातें हैं तो उसके समाधान निकले। जब साहित्य को भी उसी दौर से निकला तो मैं हिंदी की 4 फॉन्ट बना चुका था और उसको निःशुल्क वितरित भी करता था। तो मैंने एक और फॉन्ट बनाई जो कि उसको कन्वर्ट कर सके। उसका प्रयोग, तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि विदेशों में क्या हो रहा था। उसके बाद आया यूनिकोड। अब समस्या ये हो गई कि जो ये सारी सामग्री है उसको यूनिकोड में कैसे बदला है। शूशा के लिए कन्वर्टर बन गए, मेरी फॉन्ट के लिए कैसे हो। तो एक थे जर्मनी में रजनीश मंगला, कार फैक्ट्री में काम करते थे, उनको प्रोग्रामिंग का शौक था। उन्होंने यूटिलिटी बना के मुझे भेजी निःशुल्क कि आप सुमंजित साहित्य कुंज में सामग्री को यूनिकोड में परिवर्तित कर लें। अब इन लोगों को ये समझिए कि समर्पण, लेबर और लव जिसे मैं प्रेम परिश्रम कहता हूं, वो देखिए विदेशों में रहते हुए अलग अलग देशों से मिलकर एक सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर वो काम कर रहे हैं। ये विदेशों की पत्रकारिता की जिसे बोलते हैं नींव है, जिसपे ये बात हम स्थापित हुई। आज देखिए हम इंटरनेट के बैठे कितने महाद्वीपों में बैठे लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। विश्व ग्रहण की संज्ञा जो है तो जिसे बोलते हैं कि प्रत्यक्ष दिख रही है। और मजे की बात यह है कि इसकी परिभाषा मार्शल मैक्लुहान ने दी थी। वो भी टोरंटो के ही प्रोफेसर थे, कनाडा के, जिसके उपनगर में मैं रह रहा हूँ। 1960 के दशक में पहली बार उन्होंने ग्लोबल विलेज कहा था, जो कि विश्व ग्राम की संज्ञा बन गया। अब बताइए मेरे को समय कितना है बोलने के लिए? 6:30 शुरू करना है। मतलब कि 9 बजे तक मेरा टाइम 3 मिनट है क्या? हाँ, आप 2-3 मिनट में और समापन कर सकते हैं। जी हाँ, बस यही कह रहा हूँ कि अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि जो कि मेरा जो मेरा जुनून है कि भाषा की शुद्धता की बात है। शुद्ध भाषा को मैं ये नहीं मानता कि क्लिष्ट भाषा होनी चाहिए, पर वो शुद्ध होनी चाहिए वर्तनी, व्याकरण और पंक्चुएशन के हिसाब से। अगर आप चंद्र बिंदु है तो चंद्र बिंदु हो, बिंदी से काम नहीं चलना चाहिए, और उसको मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। हालांकि इसके पे ऊपर कई बार मेरी बहस होती है, पर मैं स्वीकार नहीं करता। साहित्य कुंज में मेरा और मैं ये देख रहा हूँ कि नई पीढ़ी जो अब आ रही है वो इस बात को स्वीकार करने लगी है, क्योंकि वो जब उनका प्रकाशन होता है तो वो संपादक की बात सुनते हैं, और जब उन्हें मालूम है कि जब तक शुद्ध नहीं लिखेंगे, प्रकाशित नहीं होगा, तो वो शुद्ध लिखने लग गए हैं। तो ये जिम्मेवारी जो है ये हम संपादकों की है, चाहे वो मुद्रित समाचार पत्रों के हों या इंटरनेट के हों। और जैसे अनीता जी ने कहा है कि वो भाषा रोज के बोलचाल की भाषा हो, शुद्ध हो, उसका कठिन होना वो जरूरी नहीं है। जब हम रोज अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं आम भाषा में, तो उसका प्रयोग हम साहित्य में, प्रसारण में
और मुद्रण में भी कर सकती हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गही साहब, आपका बहुत ही व्यापक अनुभव है और आपने बहुत सारी अच्छी बातें हमारे साथ साझा की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय लगभग समाप्त हो रहा है, लेकिन रोहित जी आप कुछ पूछना चाहते थे। रोहित जी 2-3 मिनट का समय। जी हाँ, आपका माइक अनम्यूट करिए रोहित जी। माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी माफ कीजिएगा। मेरा प्रश्न रवि जी से था। प्रश्न नहीं, संशय है। रवि जी सुन पा रहे हैं आप? रवि जी आपका माइक भी अनम्यूट कर लीजिए। रवि जी जी मैं सुन रहा हूँ, कहिए। जी रवि जी, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि मैं स्कूल में जब था तो एक कमेंट्री सुना करता था हरियाणवी। वो मेरी थी। हाँ तो बिल्कुल कॉमेडी करना मेरा शौक रहा बचपन से। हरियाणवी क्रिकेट कमेंट्री मैंने ऐसे ही बैठे बैठे स्कूल टाइम से। दरअसल बात क्या थी, बहुत लोग हैरान होते हैं इस बात को लेकर के कि एक बाल मजदूरी करने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला यहाँ आकर के इस तरह से एस्टेब्लिश हुआ है, और अभी पिछले दिनों उन्होंने छाप दिया। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने बचपन से कमाना शुरू किया बातों से, और क्रिकेट कमेंट्री एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुई, मील का पत्थर साबित हुई कि वो इतनी लोकप्रिय हुई हरियाणा में कि एचएमवी ने उसका रिकॉर्ड बना के रिलीज किया। और मैं मूलतः हरियाणवी हूँ, मेरी भाषा हरियाणवी है, लेकिन रेडियो पर मैं हिंदी और हिंदुस्तानी का उपयोग ज्यादा करता हूँ। कभी कभी हंसी मजाक करने के लिए मैं भाषा के साथ थोड़ा सा थोड़ी छेड़छाड़ करता हूँ, लेकिन ज्यादातर समाचार देते हुए मैं उसका स्तर बनाए रखता हूँ, और लेकिन थोड़ा आसान भाषा ताकि वो संप्रेषण में कठिनाई ना आए। और हरियाणवी में क्रिकेट कमेंट्री आपको अगर याद हो तो एक लाइन बताऊं। जी मैं बिल्कुल गिंडो गई बॉडी लाइन का निचारण खातिर मेरे बेटे ने गिंडो की रेल बना दी। तो दैट्स माय नेटिव लैंग्वेज, ये मेरी मातृभाषा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। मैं mahara-haryana.com भी चलाता हूँ यहाँ न्यूजीलैंड से। अच्छा। और मैं मूलतः कैथल से हूँ, कुरुक्षेत्र में बोर्न हुआ। धन्यवाद। महारा हरियाणा में पढ़ा हूं मैंने, एमए वहीं से किया था। जी बहुत बहुत यूनिवर्सिटी से। जी बहुत आभार। जी हाँ धन्यवाद। तो ये हमारी वैश्विक हिंदी परिवार की साहित्य शाखा का पहला कार्यक्रम था, और मैं जहां तक समझता हूं कि विदेश में हिंदी मीडिया पर भी इस तरह की पहली बातचीत मुझे विस्तार से सुनने को मिली। इतने अनुभवी जो हमारे मीडिया के जो साथी हैं, उनसे वरिष्ठ साथी हैं, उनका अनुभव हमें सुनने को मिला। तो हमारे बीच नारायण कुमार जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा। वे तो पूरे, हम तो उन्हें विश्व यात्री कह सकते हैं, इतना गहन अनुभव उनका है पूरा, चाहे हम वैश्विक राजभाषा की व्यवस्था को लेकर हो या पत्रकारिता को लेकर हैं। तो मैं नारायण जी से निवेदन करूंगा कि वे सबके प्रति आभार माने। नारायण जी। नारायण जी शैलेश जी, नारायण जी हैं? नहीं है अभी थे, 1 मिनट छोड़ गए। अभी छोड़ गए, बिल्कुल अभी। अच्छा कोई बात नहीं, हमारी संयोजक हैं शैलजा जी। हाँ, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसा जवाहर जी आप कह रहे थे कि ये हमारा वैश्विक हिंदी परिवार की साहित्य शाखा का ये हमारा पहला कार्यक्रम था, पहली कड़ी थी, और साहित्य का प्रारंभ हमने विदेश में हिंदी मीडिया से प्रारंभ किया, क्योंकि मीडिया ही आज सर्वत्र हमें दिखाई दे रहा है। इसी के माध्यम से जुड़े हैं। हाँ, तो उन्हें आमंत्रित कीजिए, वो धन्यवाद सभी का देंगे। आप सभी का वैसे बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण जी फिर से लेफ्ट हो गए थे, उनका नेट। हम उनकी तरफ से और अनिल जी की तरफ से, सभी संयोजकों की तरफ से आप सभी का बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। नेट की जो परेशानियां आती हैं आज बहुत कम आई, लेकिन कभी कभी फिर भी अंत में थोड़ी सी आ गई, उसके कारण नारायण जी नहीं जुड़ पा रहे हैं। रोहित जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण जी अवश्य कुछ कहना चाहेंगे तो उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो नारायण जी आपकी वाणी से आभार। जी नमस्कार शैलजा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आप जरूर कहिए, कुछ कहिए। मैं बहुत ही, आज मुझे बहुत ज्ञान मिला, और इन चारों वक्ताओं ने, घई साहब ने, अनीता जी ने, हैप्पी जी ने, और
खासकर हैप्पी जी को मैं जानता हूं कि वो इतने समर्पित हैं कि रोज किसका जन्मदिन है, किसका क्या साहित्य है, उसके बारे में वो हमें सूचित करते रहते हैं। और अनीता बरार जी ने जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया, रवि शर्मा जी को कौन नहीं जानता है। मैं सिर्फ एक मिनट ये कहना चाहता हूँ कि जब गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन में हिंदी, गुजराती और तमिल शुरू किया तो उन्होंने भवानी दयाल सन्यासी को हिंदी के संपादन के लिए रखा था। और जवाहर जी को मालूम है कि जब वो हिंदी की पत्रिका के लिए उनकी पत्नी ने कहा कि तुम अपनी जमीन बेच दो और हिंदी का प्रेस लगाओ। आप ये देख लीजिए, जगरानी की पत्नी थी और वो बेचारे जब वो हिंदी पत्रिका निकालने लगे तो जगरानी जी की मृत्यु हो गई और भवानी दयाल सन्यासी ने उस प्रेस का नाम जगरानी मुद्रालय रखा। और वो एक ऐसी पत्रिका थी जिसको फिजी, मॉरिशस, गयाना, इंग्लैंड वगैरह सब जगह तो पढ़ा ही जाता था, लेकिन अंग्रेज जासूस लोग हिंदी सीख रहे थे कि उस पत्रिका में अंग्रेजी सल्तनत के खिलाफ क्या निकलता है। तो पत्रकारिता का इतना महत्व होता है कि एक साहित्यकार की पत्नी ये नहीं कहती है कि पैसे कमा के लाओ, कहती है कि जमीन बेच करके प्रेस खोलो और हिंदी की पत्रिका शुरू करो। दूसरी बात, जब हस्तलिखित पत्रिका से मुद्रित पत्रिका आया तो कुछ फोटोकॉपी की पत्रिका आई और लंदन से एक लंदन टाइम्स नाम की पत्रिका निकलती थी जिसमें नव भारत टाइम्स के कतरन, हिंदुस्तान की कतरन, इस सब को निकाल करके और उसको वो एक लंदन वीकली के नाम से या नवीन वीकली के नाम से निकाल, नवीन वीकली के नाम से, जी हाँ, नवीन वीकली के नाम से। तीसरी घटना मुझे याद आती है कि 1983 में जब तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ तो मैंने दुर्गा नामक हस्तलिखित पत्रिका वहाँ ये प्रदर्शनी के लिए, जैसे अभी जवाहर जी संकलित कर रहे हैं, तो उसमें मैंने वो पृष्ठ निकाल के रखा था जिसमें राम गुलाम विदेश से लौट करके मॉरिशस आए हैं। तो जब मिसेज इंदिरा गांधी वहां देखने आई तो उसने उस पत्रिका को उठा लिया और कहा कि अच्छा ये हाथ से निकलता था। और उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि मॉरिशस के हिंदी पत्रिका में सुब्रमण्य स्वामी के बारे में निकल रहा है। मित्रों, कनाडा से एक सरदार जी भी पत्रिका निकालते थे हिंदी में और उन्होंने कहा कि मैं इसे प्रधानमंत्री को भेंट करना चाहता हूँ। तो मैंने इंदिरा गांधी जी को वो पत्रिका उनके हाथ से दिलवाई थी। अभी शांति दूत सबसे पुरानी पत्रिका निकल रही है। जो बात एक मिनट में मैं कहना चाहता हूँ कि प्रसारण का, कि चीन से, सोवियत यूनियन से, जापान से, जर्मनी से प्रसारण हो रहा है, लेकिन एक जमाने में सोवियत संघ से 5 हिंदी की पत्रिकाएं लगातार निकलती थी जिसको लोग सोवियत लैंड, सोवियत नारी, बाल स्पुतनिक और एक और कोई पत्रिका थी, कभी कभी मैं उसमें अनुवाद करता था। और चीन से सचित्र चीन नाम की जो पत्रिका निकलती थी वो अपने आप में साहित्यिक भी होती थी और उसमें समाचार भी होते थे। जवाहर कर्नावट ने तो गागर में सागर भर दिया है इस पर अनुसंधान करके। मैं समझता हूं कि उसको पढ़ करके विदेशों में मीडिया, पत्रकारिता खासकर के बारे में हमें बहुत जानकारी मिलेगी। मैं बहुत आप लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने चलते चलते मुझे पकड़ लिया। और मैं बच्चन जी के साथ मैं काम कर चुका हूं विदेश मंत्रालय में, तो उनकी एक किताब है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। तो अगर वैश्विक मीडिया के बारे में मुझे कुछ कहना होता है तो अभी यही मैं कहूंगा कि क्या भूलूं क्या याद करूं। नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद नारायण जी, आपका बहुत उपयोगी जानकारी आपने दे दी, धन्यवाद के साथ ही। और अभी मुझे आदरणीय राहुल देव जी भी दिख रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो भाषा विमर्श का जो हमारा आज 5वीं कड़ी के रूप में है। मेरे ख्याल से अनिल जी हैं, अनिल जी भी उपस्थित हैं। तो ये है अगला कार्यक्रम भी हम शुरू करना चाहेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा 10 मिनट का विलम्ब हुआ है, लेकिन उस विलम्ब में भी हमारा बहुत सारा हित जुड़ा हुआ था। इतनी उपयोगी जानकारी हमको नारायण जी से भी सुनने को मिली। जी हाँ, राजेश जी हमारे इस